मौर्य एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन में हमें सुमित के एसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा अशोक के बारे में, उसके शिलालेखों के बारे में। इस वीडियो में समझने वाले दोस्तों कि किस तरीके से जो मौर्य एम्पायर था उसका अंत हो जाता है और किस तरीके से शुंग वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अशोक की मृत्यु के बाद जो मौर्य साम्राज्य का जो मौर्य काल था, उस समय जो उत्तराधिकारी थे उनमें आपस में बंटवारा हो गया था। तो दोस्तों, पश्चिमी भाग था जो आज बिहार का थोड़ा सा इलाका, वहाँ पे कुषाण शासन करता था। और दोस्तों, इस प्रकार क्या होता है कि मगध जो साम्राज्य था उसके अंदर जो मौर्य एम्पायर था वो सिकुड़ता जाता है। और इस प्रकार दोस्तों 236 ईसा पूर्व के आसपास अशोक की मृत्यु हो जाती है। तो कुषाण शासक बनने के बाद इसमें कहा जाता है दोस्तों कि पश्चिमी भाग पर थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है दोस्तों, जो बैक्टीरिया के यूनानी थे उनका आकर यहाँ पे राज हो जाता है थोड़ा इलाके पे पश्चिमी भाग पर। और जो थोड़ा कुछ इलाका था उस पर दोस्तों कुषाण का शासन होता है। और इसी प्रकार दोस्तों इस पूर्वी भाग का जो राज था उसका उसका तो दशरथ राज करता था। तो दशरथ के बाद दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों कि दोस्तों जो आपको पता होगा कि जब आगे आने वाले समय दोस्तों जो आखिरी सम्राट था मौर्य काल का तो बृहदत्त शासक था। तो बृहदत्त शासक दोस्तों जो कि दोस्तों सत्यधवन का पुत्र था। तो वो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। और 125 ईसा पूर्व के आसपास शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। किस तरीके से होती है दोस्तों कि आपको पता ही होगा कि इसी समय ही हिंदू धर्म का पतन होते जा रहा था और बौद्ध धर्म पूरे भारत में पूरे में फैल चुका था। और हिंदुओं की ज़बरदस्ती जो बौद्ध धर्म था वो परिवर्तित किया जाता, ये सभी बढ़ता जा रहा था। फिर इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे इसी कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। और भारतीय यूनानियों के आक्रमण से बचने के लिए दोस्तों एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उसने क्या होता दोस्तों, जो नंद जो राज जो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग था, उसी समय तो दोस्तों आपको पता होगा कि शुंग वंश की स्थापना हुई थी। और शुंग वंश जो आखिरी शासक भयद्रथ था उसकी वो हत्या कर देता है। फिर इस प्रकार दोस्तों पुष्यमित्र शुंग का राज जो कि दोस्तों इस समय शासन हो जाता है। और फिर दोस्तों इसके बाद शुंग वंश की शासन की स्थापना हो जाती है। फिर दोस्तों हम समझते हैं कि आखिर क्या कारण थे मौर्य साम्राज्य के पतन के। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन के आपको पता ही होगा कि क्या था कि जो उत्तराधिकारी थे वो निर्बल होते जा रहे थे। इस प्रकार दोस्तों हम समझ सकते थे कि जो मौर्य साम्राज्य था अब तक नहीं चल पाएगा और ज़्यादा शासन कर नहीं पाएगा। लगभग 150 साल से इसने ज़्यादा शासन किया ही नहीं। और जो प्रशासन था दोस्तों अत्यधिक केंद्रीकरण भी हो रहा था। फिर दोस्तों इसके अंदर जो राष्ट्रीय चेतना थी शासकों के अंदर कम होने लगी थी। जिस प्रकार अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था, किसी के अंदर भी दोस्तों राष्ट्रीय चेतना नहीं जागी। सब दोस्तों विलासिता की वस्तुओं में खोजते रहे। फिर दोस्तों इसके अंदर क्या थी कि जो आर्थिक संस्कृति उसमें असमानताएं बनने लगी थी। हिंदू धर्म अपना अलग था, बौद्ध धर्म अपना अलग था। बौद्ध धर्म बढ़ता जा रहा था, हिंदू धर्म उधर से दोस्तों उसका उफान आ रहा था। इस प्रकार दोस्तों मौर्य साम्राज्य का जो पतन का कारण ये बन जाता है। और प्रांतीय शासकों पर अत्याचार होने लगा था और करों की अधिकता भी बढ़ने लगी थी। तो इन्हीं सभी कारणों के कारण दोस्तों मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। लगभग अशोक की मृत्यु के बाद ही दोस्तों 6 शासक आए थे इसके अंदर। और आखिरी शासक बृहदत्त था। और जो दोस्तों पूर्वी भाग था उस पर तो दशरथ का राज्य था। और पश्चिमी भाग था उस पर बैक्टीरिया यूनानी का पूरा अधिकार हो गया था। और कुरान दोस्तों पश्चिमी भाग पर थोड़े से हिस्से पर सब शासन करता था। और इस प्रकार दोस्तों शुंग वंश की स्थापना हो जाती है पुष्यमित्र शुंग द्वारा। दोस्तों हमने समझा इसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर, क्योंकि दोस्तों छोटी ही वीडियो थी। हम जो अगली वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर हम समझेंगे किस तरीके से उसकी राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या मौर्य शासन में किस तरीके से व्यवस्थाएं चलती थी। तो ये सभी दोस्तों हम बात करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों हम आपसे और पूरी बात बताएंगे उसके अंदर मौर्य साम्राज्य किस तरीके से शासन चलता था। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।